नमस्कार स्टूडेंट्स, डीएस एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं सिलेबस के ऊपर, तो आज हम लोग बीए पार्ट सेकंड के अर्थशास्त्र विषय के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो हमें जो स्टडी करनी है वो करनी है आज बीए पार्ट सेकंड, और विषय हमारा है अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स के ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मंडे से हमारी क्लासेज हैं वो बिल्कुल नियमित चलेंगी। और आप लोगों को थोड़ा सा यदि इस कोविड-19 के दौर में खुद को अटेंशन रखना है और अपनी स्टडी को कंटिन्यूस करना है तो आप लोग जुड़े रहें। निश्चित तौर पर आपको जो है फ़ायदा होगा। तो जब हम लोग स्टडी शुरू करते हैं तो दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमें अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से रीड करना है, और जो कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस में आपके साथ कर चुका हूं। तो आप लोग जो है सिलेबस को बहुत अच्छे से रीड कर लें। मैंने आपको क्लास में बताया था कि हमारे जो है इस सत्र में दो पेपर हैं। पेपर 1 जो है हमारा वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो पहला पेपर हमारा ये है। और मैं आपको बता दूं कि ये पेपर मेरे साथ हमारी जो विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर कल्पना बोरा मैम वो भी पढ़ाएंगी। तो इसलिए हम लोग चूँकि इसके ऊपर ऑनलाइन मैम ज़्यादा क्लास लेंगी, तो मैं जो शुरुआत में है आपको पेपर सेकंड के ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा। पेपर सेकंड जो है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान है। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, मैं आपको बता दूं इकोनॉमी ऑफ राजस्थान का जो पेपर है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है। दोनों के राइटर्स के ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके थे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोग लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की बुक परचेज कर सकते हो, और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो एच.एल. आहूजा ले सकते हैं। एच.एल. आहूजा अच्छी बुक है। तो आप लोगों के पास जो है स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो आप लोग उस स्टडी मटेरियल का यूज लें। निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद जो पेपर सेकंड है जिसे कि मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं अभी, तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे राजस्थान की अर्थव्यवस्था के ऊपर। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। और जो पूरी क्लास हमारी फोकस रहेगी वो न केवल हमारे सिलेबस को कवर करेगी। मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमी ऑफ राजस्थान सिर्फ आपके बीए का ही पेपर नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्योंकि इन फ्यूचर आप राजस्थान में ही सारे एग्ज़ाम दोगे। तो जब राजस्थान में आप एग्ज़ाम्स में अपीयर होंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर जो आरएएस वगैरह हैं, आरएएस के साथ साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे रीट वगैरह हैं, पटवारी है, तो इनमें भी ये जो पेपर है पटवार वगैरह में वो बहुत काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करेगा। तो इसको आप थोड़ा सा फोकस करें कि जो इकोनॉमी ऑफ राजस्थान है उसे कैसे पढ़ें, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान को कैसे रीड करें। मैं शुरू में आपको सिर्फ यही इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप इसको बहुत अच्छे से सीख जाओगे कि कैसे आपको इकोनॉमिक्स को पढ़ना है, तो उसके बाद आपको पूरे पेपर में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो, जब हम इकोनॉमी ऑफ राजस्थान की बात करते हैं तो सबसे पहले बुक के ऊपर हम लोग डिस्कस करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों में ही लक्ष्मी नारायण नाथुराम का LN नाथुराम का जी की बुक है। इस बुक को आप लोग परचेज कर लें, अवेलेबल है। नहीं मिले तो आप लोग जयपुर से मंगा सकते हैं। आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको नंबर दे दूंगा, वो आपको बाई पोस्ट भी आपके घर भिजवा देंगे। आप पेटीएम के माध्यम से उन्हें पेमेंट कर सकते हो। सारी बुक आपके घर ही आ जाएंगी जयपुर से। तो बुक्स के से रिलेटेड कोई टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। जिस राइटर की भी बुक आपको चाहिए होगी वो जयपुर से आपके घर बैठे आ सकती है, यदि कोटा में नहीं मिलती है तो। इसके अतिरिक्त ये बुक जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों में अवेलेबल है, तो इसलिए आपको यहाँ कोई ये टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये बुक मिलेगी या नहीं मिलेगी, किस मीडियम में मिलेगी। तो अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पेपर का पैटर्न चूँकि आप लोगों को पता है, बार बार मैं डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ थोड़े सा बता देता हूँ
कि ये जो पेपर है वो भी हमारे पहले की तरह ही होगा, यानी 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 सेक्शन हैं पेपर के, जैसा कि हमेशा होते आए हैं। पहले सेक्शन में 10 क्वेश्चन 1-1 नंबर वाले होते हैं और ये सेक्शन हमारा 10 मार्क्स का है। अगला जो सेक्शन है हमारा वो हमारा 5 क्वेश्चंस का होता है और 5 क्वेश्चन इंटू 7 मार्क्स ईच, तो ये हमारा 35 मार्क्स का पोर्शन है। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो ये सेगमेंट हमारा 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं और ये हमारा 30 मार्क्स का है। तो टोटल जो हमारा पेपर होता है वो 75 मार्क्स का ही होता है और 75 मार्क्स का ही आपका सेकंड पेपर है और 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है और इस हिसाब से जो है आपका टोटल पेपर है वो कितने का होता है, 200 मार्क्स का होता है। तो ये हमारा पूरा स्कीम है और ये जो है 1 लाइनर होते हैं, 20 वर्ड्स इनकी लिमिट होती है। सेक्शन जो बी है इसमें आपको 250 वर्ड्स तक लिखना होता है, 250 शब्दों तक, और इसमें आपको 500 शब्दों तक लिखना होता है। धीरे धीरे आप लोगों के समझ में ज़्यादा आने लगेगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में ही पढ़ाने का प्रयास करूँगा। जब क्लासेज कोविड-19 के बाद बहुत अच्छे से होंगी तब हम इसे और अच्छे से डीपली पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप लोग इसको देखते चले मेरे साथ साथ। तो जैसा कि सभी पेपरों में होती है, यहाँ भी हमारे पास जो हैं 5 हैं। यूनिट कितनी है हमारी, नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो हैं वो हमारी 5 यूनिट्स हैं। टोटल यूनिट्स हमारी 5 हैं और 5 यूनिट्स में से हर यूनिट का एक अपना सेगमेंट है और उसी के हिसाब से पूरे सिलेबस को जो है तैयार किया गया है। सिलेबस चूँकि मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है और सेकेंड ईयर का ही सिलेबस हम लोग अभी भी डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस के साथ साथ हमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें और देखनी है। देखो मैं आपको बता दूं बेटा कि मार्क्स हैं वो कैसे लाए जा सकते हैं, ख़ास तौर पे थ्योरी के पेपर में। देखो प्रैक्टिकल वाला पेपर है या फिर जिसमें डायग्राम है उस पेपर में मार्क्स, मैथमेटिक्स वाला पेपर है उसमें मार्क्स लाना ज़्यादा आसान होता है, लेकिन थ्योरी वाले पेपर में मार्क्स लाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको आंकड़ों को याद करना पड़ेगा और इन आंकड़ों को याद करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन रखना पड़ेगा। तो एक तो आप लोग एक ज़्यादा बड़ा नहीं, लगभग 150 पेज का एक रजिस्टर तैयार करें दोनों पेपरों के लिए, 150 पेजेस का, और जैसे जैसे आपको पढ़ाया जाए उनको आप लोग नोट करते चलें। जब आप इन चीज़ों को नोट करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि नोट करने से ही आपको जो चीज़ें हैं वो अच्छे से याद हो पाएंगी। तो एक तो आपको करना क्या है, एक रजिस्टर लेना है 150 पेजेस का और दोनों पेपरों के लिए अलग अलग, और उसको प्रिपेयर करना है। और मैं आपको क्वेश्चंस भी डेली दिया करूँगा, तो यदि आप लोग को कर सकते हो, यदि आपके लिए पॉसिबल हो तो ये आपके लिए असाइनमेंट्स का काम करेगा। और जो क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा कि दो ऑप्शन है आपके सामने। एक तो अपना टेलीग्राम का एक एप्लीकेशन है, तो आप लोग उसे डाउनलोड कर लें। एक एप्लीकेशन है टेलीग्राम का, उसे डाउनलोड कर लें और उस पर एक ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स करके है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। एक GA/GCK का ग्रुप है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि दोनों में से कुछ भी आपके सामने नहीं है अवेलेबल, तो व्हाट्सएप सबके पास है, आप इस नंबर पर मुझे अपने असाइनमेंट्स को चेक कराने के लिए भेज सकते हैं। मैं आपको चेक करके जो भी रिमार्क आपका होगा वो आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो हम लोग इसके साथ साथ इसको इवेल्युएट भी करते चलेंगे, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, जिससे कि बहुत सीक्वेंस में और अच्छे तरीके से हम लोग आपकी इकोनॉमिक्स को तैयार करवाने में सफल हों। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आज। ये तो हमारी स्ट्रेटेजी का पार्ट है, जिसे हम लोग धीरे धीरे और आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको बता दूं बेटा कि इसमें जो पहला है वो इंट्रोडक्शन का ही पोर्शन होता है। आप कोई भी पेपर शुरू करोगे तो शुरुआत तो इंट्रोडक्शन से ही होगी, और इंट्रोडक्शन में जो पहला क्वेश्चन है आपका
वो आता है पोजीशन ऑफ राजस्थान। अब राजस्थान की पोजीशन किसके कॉन्टेक्स्ट में देखनी है हमें? राजस्थान की पोजीशन देखनी है हमें इंडिया के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में आपको राजस्थान की पोजीशन है वो देखनी है। और जब भारत के संदर्भ में आप राजस्थान की पोजीशन को इवेल्युएट करोगे, देखोगे, तो आपको सिलेबस के हिसाब से चलना है कि कौन कौन से बेसिस पे हम लोग जो हैं इसको देख रहे हैं। आप लोग देख पाओगे यहाँ पर, हालांकि आप जानते हैं कि राइटिंग मेरी कैसी है, उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, बट आपको समझ में आना चाहिए। समझ में नहीं आए तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हो, कहीं भी कोई डाउट हो तो। और तकनीकी का प्रयोग हम लोग धीरे धीरे करना सीख रहे हैं, और जैसे जैसे समय गुजरेगा इसमें दक्षता हमें हासिल होती जाएगी, और ये दक्षता एक दिन आपके लिए भी काम आएगी और हमारे लिए भी काम आएगी। तो इस दक्षता को आप लोग इस दक्षता का आप लोगों को फ़ायदा लेना है, और उम्मीद है कि आप लोग जो है एंजॉय करेंगे ऑनलाइन क्लासेज को भी, और यूट्यूब पे भी आप लोग इनको देखोगे। और इसके अतिरिक्त जब भी आपको टाइम मिले आप लोग व्हाट्सएप पर डिस्कस कर सकते हो, ग्रुप अपना बना हुआ है, तो आप लोग मुझे मैसेज करोगे तो मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बता दिया है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताऊं बेटा, पोजीशन ऑफ राजस्थान में आपको लिखना क्या है। मैं यहाँ पर अभी सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ कि मैं इसे खुद बताऊँगा, आपके साथ शेयर करूँगा, पढ़ाऊँगा, लेकिन पोजीशन ऑफ राजस्थान किस किस के आधार पर यह पोजीशन आपको देखनी है। देखो, क्षेत्रफल के आधार पर, एरिया वाइज आपको देखना है कि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान की पोजीशन क्या है। अब आपको इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी होने के नाते करना क्या है, इस पोजीशन को एक्यूरेट बताना है कि राजस्थान की पोजीशन क्या है भारत के संदर्भ में। तो सबसे पहले तो आप बताओगे लोकेशन, लोकेशन क्या है, यानी राजस्थान जो है भारत के कौन से हिस्से में स्थित है, उत्तर में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, दक्षिण में है, तो ये आपको बताना है। और तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो राजस्थान की लोकेशन है वो कैसी है, नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिम में है, भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान की स्थिति है, लोकेशन है। तो आप लोग ये बताओगे, उसके बाद बताओगे कि इसका अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो इसका जो अक्षांश एवं जो देशांतर का जो विस्तार है वो आप लोग बताओगे, और ये आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिखोगे कि अक्षांश और देशांतर का जो विस्तार है राजस्थान का वो कितना है। इसके बाद आप बताओगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। जैसे भारत का क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है, और राजस्थान का कितना है, 2,42,000 2.42 सॉरी 3,42,239। आप इसको करेक्ट करें। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 3,42,239। तो ये हमारा क्षेत्रफल है। तो इस आधार पर हमारी पोजीशन क्या है, तो आप देखोगे कि हमारी पोजीशन है वो क्या है, फर्स्ट है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है। और फर्स्ट पोजीशन क्यों है, क्योंकि जब एक नया राज्य बन गया था, जब नए राज्य की स्थापना हो गई थी, तो उसके बाद हमारी स्थिति है वो एमपी से छिटक करके जैसे ही छत्तीसगढ़ बना अलग होकर के, तो हम पहले नंबर पर आ गए इस दृष्टिकोण से। तो एक तो पोजीशन जब आप लिखोगे तो पोजीशन में पहला जो बेस है वो किसका बन रखा हमने, एरिया का। तो एरिया में राजस्थान की स्थिति कैसी है, फर्स्ट है। अब इसका अक्षांश और देशांतरीय जो विस्तार है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाला, वो आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। और क्योंकि होमवर्क आपको साथ के साथ करके चलना है। इसके बाद हम लोग सिलेबस में देखते हैं कि पॉपुलेशन वाइज हमारी स्थिति क्या है। पॉपुलेशन वाइज तो जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की पोजीशन क्या है। देखो 7th पोजीशन है वैसे राजस्थान की,
तो राजस्थान की जो पोजीशन है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जैसे राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, जिले वाइज इसकी संख्या क्या है, ये भी हमें देखना है। जिले वाइज इसकी संख्या भी हमें देखनी है, क्योंकि उसी के आधार पर हम लोग पूरा डिसीजन ले सकते हैं कि राजस्थान की एग्जैक्ट जो है सिचुएशन है वो क्या है। अब पॉपुलेशन में सिर्फ जनसंख्या नहीं आती, पॉपुलेशन एक बड़ा टॉपिक होता है। पॉपुलेशन एक बड़ा टॉपिक होता है जिसके अंतर्गत आप देखोगे कि सबसे पहले तो आएगी उसकी साइज, यानी आकार क्या है जनसंख्या का, और साइज में आप देखोगे कि घनत्व, डेंसिटी है। डेंसिटी के अतिरिक्त आप और देखोगे, डेंसिटी के अलावा उसमें क्या आता है, तो डेंसिटी के अलावा आप देखोगे कि इसके अंतर्गत लिटरेसी रेट भी आएगा, साक्षरता दर कितनी है। इसके अलावा सेक्स रेशो आएगा कि आपका लिंगानुपात कितना है। फिर चाइल्ड सेक्स रेशो आएगा, यानी बाल लिंगानुपात कितना है ना। तो जनसंख्या से संबंधित जो विशेषताएं हैं उन्हें हमें पढ़ना है, और उनके जो फैक्ट्स हैं वो थोड़े से याद करने पड़ेंगे। जनसंख्या से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं उनको आपको सारा याद नहीं करना है, उसमें थोड़ा थोड़ा ही याद करना है। थोड़ा थोड़ा कैसे याद करना है उसका मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे देता हूं। जैसे माना कि आप जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को पढ़ रहे हैं, तो जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए सबसे यूजफुल ये है कि आप जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को 1901 और 1901 और 1951, और उसके बाद आप चाहें तो 1991 और 2001 और 2011, क्योंकि इसके बाद यही जनगणना हुई है। तो इसके आधार पर आप लोग इनको याद कर सकते हैं। सारे आंकड़े आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप सारे आंकड़े याद करते हैं तो बहुत सी चीज़ें हैं जो स्किप हो जाती हैं, सबको याद करना भी संभव नहीं होता। जो अगला टॉपिक हमारा इसी में है, जैसे एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, पॉपुलेशन का साइज है, ग्रोथ है, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी पहली यूनिट में हैं, और हम पहली यूनिट में ही इनको पढ़ते हैं। तो इसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। और इसके अतिरिक्त जो आखिरी टॉपिक है हमारा इस यूनिट का, आप लोग आखिरी टॉपिक देखोगे HRD। देखो इस यूनिट का जो आखिरी टॉपिक है वो हमारा है HRD का, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, जिसे हम लोग HDI के माध्यम से मापते हैं। किसके माध्यम से मापते हैं? HDI के माध्यम से मापते हैं, मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक को भी हम इसमें देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको प्रीवियस जो क्लासेज है उसमें बताया है कि इस मानव विकास सूचकांक को किसने दिया था, कब दिया था, और इसके लिए जो 3 घटक है वो कौन कौन से हैं। तो जैसे कि अब आज इसको हम बहुत डिटेल से नहीं देख रहे हैं, सिर्फ मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ कि मानव विकास सूचकांक है उसका निर्माण किया था UNDP के माध्यम से। ये UNDP इसको जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1990 में ये सबसे पहले आया था, 1990 में। और पाकिस्तानी एक अर्थशास्त्री हुए हैं महबूब उल हक, तो उन्होंने इस सूचकांक का निर्माण किया था, और इसके 3 पैरामीटर उन्होंने रखे थे। तो जो 3 पैरामीटर थे वो कौन कौन से थे? जैसे कि हेल्थ है, एजुकेशन है, तो हेल्थ है, एजुकेशन है, और लिविंग स्टैंडर्ड है, यानी प्रति व्यक्ति आय है। तो ये 3 पैरामीटरों के आधार पर उन लोगों ने इसका जो वर्णन है वो किया था। तो हम लोग पूरा इसको पढ़ेंगे। तो अगली क्लास जब होगी, यानी जो नेक्स्ट क्लास हम लोग लेंगे, आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा वीडियो का लिंक, आप लोग चैनल को देखते रहें। तो और यदि व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, 2-3 चीज़ें हैं जिनको आपको याद रखना है। एक तो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है GAGC के, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके ऊपर सारे वीडियोज़ के लिंक भेजे जाते हैं। एक टेलीग्राम के ऊपर ही ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स है, और इसके अलावा व्हाट्सएप पर आप लोग इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इसके लिए आपको नाम बताना आवश्यक है, तभी मैं आपको ऐड कर पाऊंगा। तो ये 3 मेथड है जिनके माध्यम से आप कनेक्ट हो सकते हो। तो ये बहुत शुरुआती है, हम लोग वीडियो
की जो वीडियो की लेंथ है उसे बहुत बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि उसको अपलोड करने में दिक्कत आती है। उम्मीद है कि आपको ये यूज़फुल लगेगा और जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लिए वो कहीं ना कहीं आपके लिए फ्रूटफुल होगा। थैंक यू सो मच। और आप लोग इसको नियमित तौर पर देखते रहें जिससे कि आपको सफलता मिले। थैंक यू।